जय हिंद में फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक से एडवांस तक स्टडी करने वाले हैं। यदि इस सेशन के सभी वीडियोस को आप अच्छी तरह से देखते हैं तो इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चंस को आप 3 to 5 सेकंड्स में बहुत कंफर्टेबिलिटी लेवल के साथ कर पाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसको अगर हम बाइनोमियल थ्योरम को अगर अलग अलग भागों में बांट दें, ये बाय और ये नोमियल, तो बाय का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो ऐसा थ्योरम जिसमें 2 टर्म्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में स्टडी किया जाता है, तो क्या बोलेंगे? 2 टर्म्स। तो ऐसा थ्योरम जिसके अंदर 2 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को स्टडी करते हैं। इसीलिए अब 2 टर्म्स कौन कौन सा है ये देखिए। अगर 2 टर्म्स में हम ये वाला टर्म्स लेते और अगर इसके ऊपर पावर 0 डालते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसी तरह से अगर हम a प्लस बी रेज टू द पावर 1 करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा a प्लस बी। ऐसे हम पावर बढ़ाते चले जाएं, a प्लस बी रेज टू द पावर 2, जिसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम आगे की बात करें तो a प्लस बी रेज टू दी पावर 3, दैट मीन्स a प्लस बी होल क्यूब। तो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर अब प्लस बी क्यूब। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि बताइए इस बाइनोमियल थ्योरम में अगर पावर a प्लस बी होल 4 हो तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली अगर मुझे इन तीनों या चारों हमारे पास एक्सपेंशन है, अगर उसका कोई ना कोई पैटर्न मुझे समझ में आ जाए तो इसके बिहाफ पर हम इसका भी आंसर लिख पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस चारों का जो एक्सपेंशन है उसमें कोई ना कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ऑब्जर्वेशन है, तो उस पैटर्न और ऑब्जर्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने गौर से देखा कि ये जितने भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस खोला सभी में 2 टर्म्स हैं, दैट मीन्स ये बाइनोमियल टर्म्स के बारे में बोल रहे हैं। और ये किसको फॉलो कर रहा है? तो जो फिक्स पैटर्न को ऑलवेज प्रूवन है ये, तो उस प्रूवन पार्ट्स को जो सिस्टमेटिकली एक दूसरे से कोरिलेट करता है उसी का स्टडी को कहते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम। तो अब देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर कोरिलेशन है। तो एक बात मुझे देखते ही समझ में आ गया कि यदि बाइनोमियल थ्योरम में अगर 2 टर्म्स के ऊपर अगर होल में पावर जो भी डालते हैं, एक्सपेंशन के बाद इससे एक अधिक नंबर ऑफ टर्म्स आ जाता है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर आ जाइए। पावर 1 तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 2। पावर 2 तो नंबर ऑफ टर्म्स 3। पावर 3 तो नंबर ऑफ टर्म्स 4। इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन मुझे समझ आ गया कि यदि इस तरह के कोई भी पैटर्न अगर पावर 4 है तो आगे जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन के अंदर कितने टर्म्स आने वाले हैं? पावर से एक अधिक। तो इस तरह से हम लोग इसको इस तरीके से बॉक्स बनाकर और हमने अच्छे से इसको लिख दिया। तो देखिए कितने बॉक्स बना दिया हमने। पावर 4 तो बॉक्स कितने हो गए हमारे? 5 ऑन द बिहाफ ऑफ एबव प्रोग्रेशंस। जो भी हमारा पैटर्न था उस पैटर्न से हमने बॉक्स बना दिया। अब जो दूसरा हमारे पास एक पैटर्न समझ में आ रहा है ये कि देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे तक अगर आपको लेके चलूं तो देखिए ये 1 है, इसके आगे a और b है, लेकिन a और b दोनों के ऊपर पावर 0 है। तो हम इसको कैसे समझेंगे? अच्छे से देखिएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a रेज टू दी पावर 0 और b रेज टू दी पावर 0, अब इसके अंदर b नहीं है तो b क्या हो सकता है? 0। यहां पर a नहीं है तो a क्या हो सकता है? 0। अब यहां पर b नहीं है तो b क्या हो सकता है? 0। यहां पर a भी 1 1 के फॉर्मेट में है ही, और यहां पर फिर से a नहीं है तो पावर 0। यहां पर फिर से b नहीं है तो पावर 0। यहां पर है ही, यहां पर है ही, और यहां पर ये है। इसी तरह से हमने एक और चीज ऑब्जर्व किया कि जितने भी टर्म है ना सब के अंदर a और b होता है, लेकिन
चूंकि जब पावर 0 हो जाए किसी भी टर्म के ऊपर तो वो 1 कहलाता है, इसीलिए हम लिखते नहीं है। लेकिन अब देखिए इसका कोरिलेशन क्या है। आप किसी भी टर्म को उठाइए, किसी भी टर्म के अंदर ये जो दोनों टर्म है उसके पावर का सम हमेशा क्या होता है, इसके मैक्सिमम पावर के बराबर होता है। देखिए ए और बी था, हमने यहां बी पे पावर 0 और ए रेज टू दी पावर 0 किया। इस दोनों का पावर का सम करिए, इसमें 1 है तो इसको हमने यहां पर 1 लिख दिया, और इसमें भी 1 है, पावर जोड़ेंगे तो 1 0 1 0 1 1। इसका मतलब है कि किसी भी टर्म का अगर हम दोनों के दोनों टर्म का अगर पावर ऐड करें तो ये हमेशा मैक्सिमम पावर के बराबर होता है, और ये हमेशा सेम होता है। जैसे यहां पर आ जाइए ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी 0, दोनों को जोड़िए 2, इन दोनों को जोड़िए 2, इन दोनों को जोड़िए 2। बात समझ में आया कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अगर हम किसी भी टर्म को रेंडमली उठाते हैं तो उसके अंदर जो दोनों टर्म के पावर का सम होगा वो हमेशा इसके मैक्सिमम पावर के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने ये चीज देख लिया। आप साथ ही इसको जोड़ के देख सकते हैं 3 3 3 और 3। और एक पैटर्न के बाद मुझे दूसरा पैटर्न भी समझने में हेल्प मिल गया। अब साथ में एक तीसरा पैटर्न बिठा रहे हैं, देखिए कैसे। इसके पीछे देखिए कांस्टेंट टर्म, इसके पीछे कांस्टेंट, इसके पीछे कांस्टेंट। तो यदि मैं इस पूरे को एक ऐसा हम लोग बना लें कि जैसे ये 1 है, इसके पीछे 1 है, इसके पीछे 1 है, और अगला वाला देखा फिर से ये 1 है। लेकिन यहां अगर मैं इस तरीके से ट्रायंगल बना दूं और दोनों को जोड़ के इस बीच में लिख दूं, इसको फिर से 1 लिख दूं और यहां ट्रायंगल बना दूं, तो इस तरीके से देखिए ये 1 दे दिया, इन दोनों को सम कितना दे दिया, 3 दे दिया, इन दोनों का सम 3 दे दिया, ये 1 दे दिया। और अगर मैं इस तरीके से यहां से भी ट्रायंगल बनाऊं, क्योंकि पैटर्न तो सेम ही चलेगा, तो इस तरह से ये वाला जो हमारा टर्म होगा ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 1। तो अब देखिए ये वाला इसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला इसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला इसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट इसको रिप्रेजेंट करता है, और जो सबसे लास्ट में हमने जो लिखा है जो कांस्टेंट टर्म है वो ऑब्वियसली किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस पावर 4 वाले को। तो देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप सारे पैटर्न्स को हम समझते चले गए, और ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस मिलकर हमको इसको फ्रेम करने में हेल्प करेगा। एक और चीज साथ में देखिएगा कि जब हम बाइनोमियल थ्योरम को खोलते हैं तो पहला टर्म इसके पावर के मैक्सिमम पावर से शुरू होता है, उस टर्म में बी वाला टर्म 0 होता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चाहते हैं वैसे वैसे ये अपना पावर 1 यूनिट डिक्रीज करता चला जाता है, और साथ ही बी वाला जो टर्म है वो 1 यूनिट इंक्रीज करता चला जाता है, और आखिरी में जाकर बी अपने मिनिमम पर होता है, ए अपने मिनिमम पर होता है, और साथ में बी अपने मैक्सिमम पर होता है। तो बस इसी चीज को मुझे समझना है। अब आगे देखिए इस सभी पैटर्न के साथ अगर मैं यहां पर हेल्प करूं इसको, तो देखिए मैं लिख पाता हूं कितने इजी से। इन दोनों के पीछे इसका तो यही 1 हो जाएगा जो कि लिखते नहीं है। चलिए चूंकि हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं इस सभी पैटर्न के हेल्प से, तो ये लिख दिया। ए का पावर कितना दिया, 4। अब आगे बढ़ते चले जाएंगे, 1 और 3 कितना, 4, जैसे कि दिख रहा है। ए अपना पावर 1 कम कर देगा, जैसे ए अपना पावर कम किया बी की एंट्री हो जाती है। अब देखिए 3 3 जा 6 जोड़ते हैं यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, ये ए 2 और ये बी पर भी 2, क्योंकि सम हमेशा 4 के बराबर आना है। फिर आ जाइए ये 4 हो जाएगा, ए कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है, बी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और जो आखिरी में आपको पता ही है कि हमेशा 1 होता है, तो इसको हम लोग 1 लिखते हैं। चाहे तो आप लिख लीजिए, ए गायब हो गया, सीधे बी 4 लिख देते हैं। ये जो पीछे के कोफिशिएंट्स को हमने अरेंज किया है इसका नाम है पास्कल्स ट्रायंगल। वैसे इसका काम अभी ज्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए, बट केवल मुझे छोटे लेवल पर समझाने के लिए हमने इसका हेल्प लिया। ठीक, अब अगर देखिए ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि जब भी आप किसी चैप्टर में एंटर करते हैं तो हम बेसिक से इस चैप्टर को कैसे उठाते हैं, तो ये एक हमारा ट्रेंड था। अब आपके दिमाग में अगर कोई अगर पूछ दे कि a प्लस बी रेज टू दी पावर 5, तो आपको लिखने के लिए एक तो ये पैटर्न तो आप कंटिन्यूअसली लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पीछे का कोफिशिएंट्स निकालने के लिए बोले तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। इसके लिए हो सकता है आपको जल्दी जल्दी से पास्कल्स ट्रायंगल्स बनाने पड़ सकते हैं।
तो इसीलिए इसका यूजेज लिमिटेड है। तो अब अगर ब्रॉडली यूज करना होगा, इन जनरल अगर मुझे इस बाइनोमियल थ्योरम को यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे? तो चलते अभी हम लोग एक बाइनोमियल थ्योरम का एक हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं और फिर उसमें हम लोग अच्छे से एक एक करके स्टडी करते हैं। a प्लस बी रेज टू दी पावर n को हम बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्म बोलते हैं। अगर मुझे ये जो हमने पीछे पैटर्न बताया था, अगर उसी पैटर्न को अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखे तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन के हेल्प से NC0 a रेज टू दी पावर n, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पहला टर्म इसके मैक्सिमम पावर से शुरू होता है और उस टाइम पर b क्या होगा? 0। तो एक कोरिलेशन शायद दिख गया कि देखिए यहां पर NC 0 है तो C यहां पर इस तरह से अगला वाला टर्म धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा और ये घटता चला जाएगा। तो ये 1 हो गया, a रेज टू दी पावर n माइनस 1 b1, NC2 a रेज टू दी पावर n माइनस 2 b2। अब इस तरह से अगर हम बहुत अगला वाला सबसे आखिरी वाला टर्म लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो बस आपको यह बात पता है कि सबसे आखिरी वाला टर्म में b इसके मैक्सिमम पावर के साथ जाएगा, जहां पर a क्या होगा? 0। तो इस पैटर्न को बढ़ाते हुए हम क्या लिखेंगे? NCN, क्योंकि बढ़ते हुए n तक जाएगा। इस केस में यह n माइनस n 0 हो जाएगा और b हमारा हो जाएगा n। तो अब देखिए यही एक सिंगल हमारा एक्सपेंशन है जिसके हेल्प से हम बाइनोमियल थ्योरम के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसी के अंदर से हम नंबर ऑफ टर्म्स, जनरल फॉर्म, मिडिल टर्म्स, कोफिशिएंट, सम ऑफ द कोफिशिएंट, सब कुछ हम इसी से निकालेंगे। अब देखिए हमने यहां बीच में प्लस देकर शुरू किया था। अब अगर किसी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर या कोई ऐसा टर्म हो जिसके अंदर a माइनस बी हो, तो आप शायद बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमने माइनस किसके साथ लगाया? b के साथ लगाया। तो जहां जहां b का पावर ऑड होगा वहां वहां हम क्या करेंगे? उसके पीछे निगेटिव टर्म्स लगा देंगे। तो पहले टर्म के अंदर तो b का कोई एंट्री है ही नहीं, तो यहां तो इसके साइन में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। अब देखिए पहली बार b आया है अपने ऑड पावर के साथ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहां लिख देंगे माइनस। बात क्लियर? अब एक को छोड़ते हुए आगे ये माइनस, और इसके बारे में नहीं पता तो यहां पर हम यहां पर इसके पावर पर छोड़ देंगे कि अगर ये वाला, ध्यान से समझिएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देते -1 रेज टू दी पावर n। अगर ये पावर b का पावर अगर n अगर इवन हुआ तब ये क्या हो जाएगा? प्लस, और अगर ऑड हुआ तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म है। इसमें आपने क्या देखा? थोड़ा सा हम रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे, ये हमारा एक नया टर्म है कॉम्बिनेशन। अभी मैं तुरंत इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि कॉम्बिनेशन क्या है। उसके अंदर कुछ फैक्टोरियल के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो भी हम लोग 2-4 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि आगे कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुझे परेशानी ना हो। तो पहले केवल ये देखते हैं कि NC0 अपने सबसे मिनिमम वैल्यू से शुरू हुआ है और ये वाला 0 किससे कोरिलेट कर रहा है? उसके b वाले के पावर के साथ, और इन दोनों का डिफरेंस हमेशा इसके ऊपर होता है। आप थोड़ा सा आगे के बारे में देखिए। NC1 क्या किया हमने? इसके एक जो हमारा ऑर्डर था, इस ऑर्डर को हमने बढ़ा दिया और यही चीज यहां बढ़ा और इन दोनों का डिफरेंस यहां आया। एक बार हम पीछे वाले ऑब्जर्वेशंस को फिर से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों के पावर जोड़िए तो n, इन दोनों के पावर जोड़िए तो -1 + 1 कट जाएगा तो ये n, इन दोनों को जोड़िए तो -2 + 2 कट जाएगा तो n। इसका मतलब किसी भी टर्म को अगर हम उठा लेते हैं रेंडमली और उनमें a और b के दोनों पावर को ऐड करते हैं तो फिर भी वो n के बराबर देता है। तो इस तरह से हमने एक बाइनोमियल थ्योरम के जनरल फॉर्म को देख लिया। अब अगर मैं पूछूं कि बताइए अगर पावर n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो ऑब्वियसली आपने नंबर ऑफ टर्म्स पीछे देख रखा है कि जितने बाइनोमियल थ्योरम पर पावर होगा उससे एक अधिक नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो ऑब्वियसली इसके अंदर अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे कितने? n+1। किसको देखते हुए हमने बताया आपको? इसको देखते हुए। तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अगर जो भी पावर होगा, एक्सपेंशन के बाद हमेशा एक अधिक नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ये बहुत ही सिंपल है, अपने मेमोरी में रखना।
क्योंकि इसका बहुत आगे बहुत यूजफुल इसका हमारा एप्लीकेशंस है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बार बार मैं आपको यही बता रहा हूं कि बाइनोमियल थ्योरम में जितने पावर होंगे उससे अधिक उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। यहां तक ठीक है। अब देखिए, अगर मैं उस पास्कल्स ट्रायंगल पर थोड़ा सा ध्यान दे दूं तो ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार इसको निकाल के देखते हैं नीचे। तो इसका मतलब इसमें ये एनसी 0 है, इसके अंदर क्या है, ये एनसी 1 है, ठीक, ये एनसी 2 है, इसी तरह से कहां तक गया ये एनसीएन। ये हमेशा किसका काम करता है, इसके कोफिशिएंट्स का काम करता है। अगर इसके अंदर और कुछ अलग ना हो तो केवल किसी भी टर्म का अगर कोफिशिएंट्स निकालना हो तो सिंपली हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा कोफिशिएंट्स आ जाता है, ठीक। अब एक बार पहले ये देखूं कि इसके अंदर ये जो NC0, NC1, NC2 इसका वैल्यू कैसा है, हम इसको एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे यूज करेंगे। तो चलिए हम इसका पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं, जैसे NCR का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट है और अगर n ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम r को लेकर सेलेक्ट करना है, मतलब r को सेलेक्ट करना है, तो ये कितने तरीके से पॉसिबल है। तो इसको लिखते हैं हम लोग n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब प्रश्न आया कि ये फैक्टोरियल क्या है, तो उसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं। फैक्टोरियल नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीग्रल्स टिल 1। तो वो कैसे है वो भी हम आगे एक लाइन खींचकर यहां दिखा देते हैं। अब सपोज करिए कि ये n फैक्टोरियल क्या है, तो हम यहां से देख लेते हैं। जो n फैक्टोरियल लिखा है इसका मतलब ये होता है कि n लिखिए, फिर n माइनस 1 लिखिए और एक एक डिक्रीज करते हुए आखिरी तक कहां तक जाइए, 3, 2, 1। एक एग्जाम्पल से दिखाता हूं। अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल है तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 से 1 कम कर दीजिए तो 4, 4 से 1 कम कर दीजिए तो 3, मतलब 5 में से 2 कम करिए तो 3, और होते होते कहां तक जाएगा। इसको तो डॉट डॉट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके बाद हमारा 2 होगा 1 होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फैक्टोरियल भी इसमें कुछ समझने की कोई ज्यादा इसमें अब बल हाईटेक वाली बात नहीं है, इसके अंदर कोई डिफिकल्ट इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपको फैक्टोरियल ऐसे ही समझना है। अब चलिए इसके अंदर जो चीज आपको याद रखना है वो चीज याद रखना है कि अगर कभी आपको 0 फैक्टोरियल दिख जाए तो 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 लिखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर कभी आपको डायरेक्ट 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल मतलब क्या, सबसे आखिरी नंबर है, उसके नीचे तो हम जा ही नहीं सकते नेचुरल नंबर के अंदर, तो ये चीज हमारा 1 ही रहेगा। अगर 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 लिखेंगे तो ये भी 2 ही देगा, और 3 फैक्टोरियल से फिर शुरू होता है 3 इंटू 2 तो वो 6 हो जाएगा। तो केवल फैक्टोरियल हम लोग इसी तरह से समझेंगे। अब सपोज कीजिए कि कभी आपको 5 फैक्टोरियल ये चीज लिखने को मिला, तो आपने लिखा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन अगर मुझे कहीं पर 4 फैक्टोरियल के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एक 4 फैक्टोरियल का वैल्यू है, तो हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर ना समझ में आया हो तो इसको थोड़ा सा और आगे भी लिख के देखते हैं हम लोग। तो 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो अब मैं समझ गया इस बात को कि जब भी फैक्टोरियल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है या इसके अंदर हम इसको यूज करते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक। अगर आने वाला होगा कहीं तो मैं जरूर से उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके वहां बताऊंगा। तो चलिए ये हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक। और इसका जो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल ये जो टर्म यूज हुआ है इसको हमने थोड़ा सा मीनिंग देख लिया। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि चलिए अगर पूछा जाए कि 5C3 मतलब क्या, कि किसी बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर ये पावर को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है जैसे ये 0 1 2 3, तो ये टर्म आ गया तीसरा। तो अगर 5C3 का एक्चुअल में आपसे पूछा जाए कि कितना वैल्यू होगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला पर लगा देंगे। तो 5 को लिखेंगे 5 फैक्टोरियल और नीचे लिखेंगे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और फाइनली ये जो आर है वो 3 फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं
चूंकि हम लोग अभी कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ रहे हैं तो साथ साथ कंसेप्ट के साथ साथ हम पहले ही डे से हम उसको ट्रिकी अप्रोच भी देना शुरू कर दें। तो देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिटेल में ना करके डायरेक्ट मैं इसको इसके साथ कैंसल आउट करना चाह रहा हूं। तो अब यहां पर देखिए एक बार, अगर 5 फैक्टोरियल को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होगा। तो 3 फैक्टोरियल कटने से ऊपर कितना बच गया, 5 इंटू 4, तो ये कैंसल आउट हो गया। और इसको पहले माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को हमने बोला था कि 2 लिखते हैं, तो 2 से यहां से काट देंगे तो आपका आंसर कितना हो गया, 10। सो 5 से 3 का आंसर डायरेक्ट 10 होगा। तो हम लोग को हेल्प मिल गया इस चीज से। हमने कंसेप्ट भी देख लिया कि बाइनोमियल थ्योरम के जो बाइनोमियल थ्योरम में ये जो कॉम्बिनेशन टर्म यूज हुआ था, वैसे इसको हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर देखेंगे तो वहां पर एक एक करके उसके प्रॉपर्टीज, वैसे प्रॉपर्टीज थोड़ा सा मैं यहां भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी जो मुझे ये यूज करना था, बताना था, इसीलिए हमने आपको बताया है। वैसे बहुत अच्छी तरह से हम इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखेंगे, लेकिन काम चलो अभी हमने आपको बता दिया। अब चलिए थोड़ा सा एक दो प्रॉपर्टीज और है, जब हम कंसेप्ट कराने लग जाएंगे जहां पर जिसकी जरूरत पड़ेगी हम बताते चले जाएंगे। तो ये रहा हमारा बाइनोमियल थ्योरम का पूरा एक बार एक्सपेंशन, और उसमें कॉम्बिनेशंस का जो मीनिंग है और उसके अंदर जो फैक्टोरियल का क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पर। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का अब हम जनरल टर्म देखते हैं। इसमें क्या है एक बार देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं T1, ये हमारा T2, ये हमारा T3। अब एक बार इसके साथ कोरिलेट करते हैं इसको। देखिए ये टर्म 1 है तो यहां पर कॉम्बिनेशन के साथ जो हमारा ऑर्डर है वो 0 है, और यही 0 इसके साथ है, और ये n है। दैट मीन्स अगर 2 टर्म लेते हैं तो अगर 2 के साथ देखिए क्या है, ये हमेशा 1 इससे कम है। दैट मीन्स यहां 1 था तो 1 कम 0, यहां पर 2 है तो उससे 1 कम 1, और यहां पर 3 है तो उससे 1 कम कितना, 2। तो अगर इस तरह से अगर मैं इसको ऐसा लिखूं T0 प्लस 1, इस तरीके से इसको लिखो T1 प्लस 1, दैट मीन्स एक मार्जिन लेकर के अगर हम चले तो हमारा ये पूरा का पूरा एक हम अगर हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये जो पीछे वाला हमारा टर्म है वो एग्जैक्ट इस कॉम्बिनेशन का जो ऑर्डर है उसके जैसा एकदम बिल्कुल सेट बैठता है। तो क्यों ना हम इसको एक जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। सो इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर मुझे कभी जनरल टर्म निकालने के लिए कहे तो दैट मीन्स ये TR प्लस 1, दैट मीन्स क्या हुआ, ये इस तरह से जो प्लस 1 था इसको हमने एक्स्ट्रा करके यहां लिखा है। अब जो ये R है वो एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन के ऑर्डर की तरह एक्ट करेगा। तो NCR इनटू, अब A जो है वो A इन दोनों का डिफरेंस देता है हमेशा, एक बार पैटर्न देख लीजिए, और जो B वाला हमारा टर्म होगा वो हमेशा इसके ऑर्डर के जैसा होगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि कंसेप्ट के साथ कि जिस तरह से ये हमारा टर्म, इस टर्म के जो नंबर है, जैसे T1 है तो ऑर्डर 0, T2 है तो यहां पर ऑर्डर 1, तो एक कम हमेशा चलता है। तो इसीलिए हमने इसको फाइनली इस फॉर्मेट में लिख के पीछे के साथ उसका एग्जैक्ट हमने रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, और इसीलिए हमने इन जनरल इस फॉर्मेट को ऐसा लिख दिया। तो अब जब कभी भी मुझे किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम इसको हमेशा R प्लस 1 में लिखेंगे। दैट मीन्स टर्म हमारा R प्लस 1 होगा, लेकिन इसमें जो कॉम्बिनेशन में जो ऑर्डर यूज होगा वो हमेशा R होगा। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई पूछा जाए कि T10 लिखे, दैट मीन्स किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का 10th टर्म निकाला जाए तो हम डायरेक्ट नहीं लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। दैट मीन्स क्या, T10 का मतलब होता है कि इसमें जो ऑर्डर यूज होगा वो होगा 9। सो अगर मुझे इसी में अगर T9 यूज करना हो तो सीधे n को तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब R के जगह पे 9 आ गया, A रेज टू दी पावर n माइनस 9, अब B रेज टू दी पावर 9। तो हमने आपको एक एक करके एक दूसरे से रिलेशन एस्टैब्लिश करके दिखा दिया कि ये हमारा क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म है। तो अब जब कभी मुझे जनरल टर्म की जरूरत पड़ेगी तो मुझे अब याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम केवल समझ के उसको हम एप्लीकेशन फॉर्म में
यूज करने लग जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम आगे देखें। अब इस सेशन के एंड में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं जिससे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होने वाला है। जैसे देखिए, अगर कोई भी बायनोमियल एक्सपेंशन इस तरीके से हो और इसका नंबर ऑफ टर्म्स पूछे आपसे, तो आप डायरेक्ट इसका जवाब क्या दे सकते हैं? इसका नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n+1। अब एक चीज और देखिए, इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या है ये? अपॉन 1। इसी तरह से अगर कभी आपके कोई एक्सपेंशन इस तरीके से आ जाए जो 3 अलग अलग टर्म्स हो और उसके ऊपर पावर n है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए, जैसे n+1/n है तो ये 7 में आएगा। ठीक, अगला n+2/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अगर कभी इस तरीके से 3 टर्म के अलावा मान के चलिए ये 4 टर्म हो गए, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स? देखिए एक बार, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम देखते हैं, बस साथ में इसको लेके चलते जाएंगे। हम साथ में आपको याद रखने का एक पैटर्न भी बता रहे हैं। देखिए, n+1/1 जैसे ही इसका पता है, क्योंकि ये तो नॉर्मली हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते आए हैं, जैसे एक टर्म बढ़ गया, तीनों टर्म अलग होना चाहिए, कंडीशन यही है। तो जैसे ये टर्म यहां पर आ गया तो इसमें क्या हो गया, एक चीज और जुड़ गया, क्योंकि एक अगला वाला टर्म आ गया और जो आया उसी से डिवाइड। अब यहां पर भी शायद आप समझ चुके होंगे कि आगे हम क्या लिखने वाले हैं, n+3/3। तो आप चाहो तो इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से फॉर्मूला याद रख सकते हो। लेकिन इन जनरल कभी कभी हो सकता है कि ये इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला हो, x1 x2 डॉट 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 डॉट, अगर ये xr तक अगर कोई गया हो और फिर पावर n हो। जानते हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दैट मीन्स यहां 5 तक हो, 6 तक हो, सारे वेरिएबल्स अलग अलग हो और उसका एक्सपेंशन अगर निकालूं तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन इसका हम एक बार जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। कैसे, ये देखिए, यहां पर लिखेंगे n+r-1c अपॉन r-1। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो बस इसको आप लोग ध्यान से रखिए, चाहे तो आप इसको याद रख लीजिए या परमानेंटली आप इसको याद रखिए, आपका तब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट था जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में जो भी चीज हमने पढ़ाया बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इस लेक्चर को आप बार बार आप देख सकते हो जब तक आपका वो पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। अगले लेक्चर के साथ हम आएंगे और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ साथ हम ट्रिकी अप्रोच से बहुत सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग इतने ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।